नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की। फाइनल और 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इसी चरण में है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। देखना यह है कि इस अंचल के मतदाताओं का रुख किस तरफ होता है। 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की कुल 54 सीटें हैं। इनमें आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है। तो वहीं बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण इन 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें मिली थी। तो वहीं सपा ने 11 सीटें, बसपा ने 6 सीटें और निषाद पार्टी से 1 सीट जीती थी। कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा के साथ हाथ मिला लिया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर रखा है। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े से बदले हैं। छोटे दलों में सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए बैठे हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जातिगत समीकरण चरण 90 के दशक से हमेशा ही प्रभावी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का ये मतदान है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई बाहुबलियों की इसमें परीक्षा भी है। विजय मिश्रा हो, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं, जौनपुर जिले की मल्हानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी हम तमाम बात करें, कुछ ऐसे नाम हैं जो इनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से इस चुनाव में दांव पर है। 2017 के परिणाम भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, किस तरह से 2017 के परिणाम रहे, जो बीजेपी के पक्ष में रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ी सी हवा उलट है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अंकुर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, राजीव उपाध्याय बीएसपी से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अंकुर जी, क्या कुछ स्थिति देखने को लग रही है? चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी का ये कहना है और तमाम ऐसी जो वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं, ये माना भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार फाइट कर रही है। तो क्या कुछ स्थिति लग रही है? जी बिल्कुल सर, ये बातें सही हैं कि समाजवादी पार्टी पूरे इस चुनाव में 2022 का जो चुनाव रहा है वो पूरे तरीके से फाइट कर रही है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की ही सरकार बन रही है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है इन 5 सालों में, इनका जनता के प्रति न कोई जिम्मेदारी दिखने को मिला और ना ही कोई जवाबदेही इनके द्वारा मिला। इनके विधायक की क्या स्थिति हुई, पूरा प्रदेश खुले तौर पे देखा, मीडिया वालों के माध्यम से सारे लोगों ने देखा, कुछ वायरल वीडियो के माध्यम से। तो विधायकों की भी स्थिति साफ तौर पे दिखी कि कितना जनता के बीच में रहे और क्या काम किए हैं। इससे आहत होकर जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार की और समाजवादी पार्टी को वोट डालकर समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सन 2022 में आ रही है अखिलेश जी के नेतृत्व में। और फिर विश्वास करके जो 2012 से 17 तक का जो विश्वास था जनता का, जो जनमत मिला था विकास के नाम पे और रोजगार के नाम पे और तमाम मुद्दों पे, तो फिर वो विश्वास इन लोगों को देखने के बाद 2017 से 22 तक जो इनका ट्रायल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये देखने के बाद जनता फिर ये निर्णय ली कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना सुनिश्चित करें। और लगभग हर क्षेत्रों में कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां समाजवादी पार्टी का लहर ना हो। समाजवादी पार्टी के लोग अपना पैसा लगा के, अपने जेब से पैसा खर्च करके समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। सारे लोग एक लाइन से लगे हुए हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बने। चलिए विवेक जी, क्या कुछ इस बार माना जाए? खास करके 7वें चरण को लेकर बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी की साख भी
वहां पर टिकी हुई है, क्योंकि परीक्षा बड़ी मानी जा रही है। खासकर पूर्वांचल का ये 7वां जो फेज है बड़ा महत्वपूर्ण है और इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं है। देखिए दिनेश जी, ये अंतिम चरण है और ये सत्य बात है कि इस अंतिम चरण में प्रधानमंत्री जी की लोकसभा भी शामिल है और जिस तरह से लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की भारत से पूरी दुनिया में आज की डेट में तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जिस तरह से रोड शो में वाराणसी में दिखा कि पूरी काशी मोदी में हो गई है और मोदी काशी में हो गए। जो नरेंद्र मोदी जी का काशी से संबंध है, जो काशी के लोगों का नरेंद्र मोदी जी से संबंध है, उसके बीच में किसी को कुछ कहने के लिए कोई शब्द शेष नहीं है। ऐसे में जो उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, ये ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे बनारस में कैंसर हॉस्पिटल हो, तमाम ऐसी योजनाएं जिसका लाभ जनता को मिला है और जो पूरे प्रदेश में भी जिनके लाभ मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, तमाम सारी योजनाएं, एक जो लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश रही है, जो परवान चली है, उसके कारण से मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पुराना परिणाम था 2017 वाला, उससे भी हम कुछ अच्छा करते जा रहे हैं। जो सहयोगी हमारे बड़बोले से जो हमारा साथ छोड़ के गए, उनकी जो प्राथमिकता है, इस चुनाव में उनकी प्राथमिकता का परीक्षण हो जाएगा। वो क्या बोलते तो क्या कर रहे हो, क्या उनकी रिपोर्ट कार्ड जनता जांच के दे रही है और उनको भी अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो विधानसभा पहुंचे और आज ऐसी स्थिति जब विधानसभा की दर्जन भी लाने की, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ज्यादा 6 बजे तक मतदान होना है और सारे जो आप लोगों के सर्वे है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। 10 तारीख को जनता का परिणाम भी आ जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन का प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि प्रवासी मतदान वाराणसी में चल रहा है पूरे देश में, ये हमारे नेताजी की लोकप्रियता है, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता है और जनता खुल के मतदान कर रही है। लेकिन आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काशी में रोड शो किया, बनारस में रोड शो किया पीएम मोदी ने, कांग्रेस का भी रोड शो हुआ है, उसमें भी भीड़ तमाम थी। कल एक बयान आया था आचार्य प्रमोद कृष्णम का, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो काशी को मोदी की काशी बनाना चाहती है, जबकि ये भगवान शिव की काशी है। प्रमोद कृष्णन जी संत वेश में क्या है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसे छद बेदारी संतों की बातों का कोई जवाब देने का उचित तो नहीं बनता। और ये लोग तो अपनी दलाली की दुकान चलाने के लिए तमाम पार्टियों का चोला भी ओढ़े रहते हैं और संत का वेश भी धारण किए रहते हैं। काशी में जो विकास नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ, वो विकास आज तक काशी में नहीं देखा। हर क्षेत्र में काशी विकसित हुई है और काशी जिस तरह से दुनिया के नक्शे में, पर्यटन के नक्शे पे उभर के आई है, वो काशी ने कभी उससे बड़ा विकास कभी देखा नहीं था। ये सत्य बात है कि आगे कालखंड में इस विकास के लिए इतिहास मोदी जी को याद करेगा। और अब आप काशी से मोदी जी का नाम हटा करके कभी काशी की चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये तो सही है कि भगवान शिव की नगरी है, शिवमय है काशी, लेकिन कुछ शिवमय काशी में मोदी जी भी समाहित और मोदी जी का उद्देश्य के बिना आगे आप काशी की चर्चा नहीं कर सकते। जो विकास गंगा काशी में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में बढ़ी है, उसके बिना कह नहीं सकते। यही गंगा है, यही काशी है। पहले लोग गंगा जल का आचमन करने से परहेज करते थे, आज गंगा के घाट पर प्रधानमंत्री भी नहा रहे हैं। कुंभ मेले में अखिलेश यादव नहा करके गए प्रयागराज में। इसके पहले तो जब उनके शासन काल में कुंभ लगा था, अखिलेश यादव प्रयागराज में गंगा स्नान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। गंगा मैली थी, गंगा की सफाई हुई,
गंगा के घाटों का सुंदरीकरण हुआ, ये सब चीजें जो दृश्य जो गंगा के लोगों ने देखा, गंगा के भक्तों ने देखा, वो कैसे मोदी को भूल जाएंगे। चलिए राजीव उपाध्याय जी, बसपा का अगर पिछला अपन कार्ड उठाकर देखें तो उसमें 6 सीटें बसपा ने जीती थी। इस पूरे फेज को लेकर अगर बात करें, इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ उम्मीदें जो आप लगा रहे हैं उसकी वजह क्या है? किस तरह आप ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बड़ा चुपके चुपके से काम किया है बसपा ने? देखिए दिनेश जी, अब तो अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, 7वां चरण है और आज 2-3-4 घंटे में चुनाव खत्म होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ रही है और सिंपल और साधारण बात कि 2007 से 2012 के बीच में जिस तरह का जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित महसूस किया, जिस तरह विकास की गंगा बही, जिस तरह नौकरियों की बाढ़ आई, एक कलम से एक दिन में 1 लाख भर्ती निकाल करके जिला पंचायत के हर गांव को, मोदी जी और योगी जी तो कथनी और करनी बड़ी अलग अलग है, ये लोग तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इन्होंने थोड़ी ना करी। स्वच्छ भारत की अभियान तो हमारी नेता पहले कर चुकी थी। जिस समय उन्होंने सोचा कि हर गांव में एक सफाई कर्मचारी चाहिए, इसके तहत उन्होंने 1 लाख कर्मचारियों को एक साथ एक दिन में भर्ती करने का कार्य किया। ये सारी चीजें हैं जो हमने जनता के बीच में रखा और जनता से अपील करी कि भाई हमको वोट दीजिए। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 2007 से 12 के बीच में सत्ता चलाई थी, उसी तरह से आज आपको बढ़िया सुरक्षित सत्ता देंगे उत्तर प्रदेश को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, गंगा जी को साफ कर दिया। हम दिखावे गंगा जी के घाटों पे 16-16, 15-15 नाले जो है अभी सीधे सीधे वहीं गिर रहे हैं। लाखों अरबों करोड़ों रुपया का तहस नहस करने के बाद, 2-2 मंत्री को भारत सरकार के बदलने के बाद, विभागों का हेर फेर इधर से उधर छीना झपटी के बाद गंगा वहीं की वहीं है। और गंगा की गंदगी और गंगा के तटों पे जिस तरह से शहरों का पानी आज गिर रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट में न जाने के बजाय सीधे सीधे वहीं नाले गिर रहे हैं। और एक नहीं 85 शहर में आपको बिजनौर से लेकर के और बलिया के बीच में खड़ा करके दिखा दूंगा इसी विवेक श्रीवास्तव जी को। फिर आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद गंगा तो सफाई हुई या नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों का विकास जो है बहुत बढ़िया ढंग से हो गया। भारतीय जनता पार्टी के 7 स्टार 5 स्टार कार्यालयों का विकास बहुत बढ़िया से हो गया। जिस कोरोना काल में जनता व्यथित थी, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके कोरोना, लगातार परेशानियों का सबक जो है इस जनता को देने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि पूरे भारत में जनता का बेरोजगारी से त्राही है, भूखमरी है। आपको 5 किलो गेहूं अगर न देते तो जनता भूखमरी की कगार पे आप लाके खड़ा कर दिए थे। इस तरह की जहां व्यवस्था हो वहां आप बात करते हैं कि हमने सत्ता अच्छी तरह से चलाया। सत्ता आपने चलाई ही नहीं। सत्ता के नाम पे आपने जो है इस भारतवर्ष का पैसों का शोषण किया, लूटपाट किया। और लूटपाट करने का एक और बता दें आपको वाजिब, वो दिनेश जी आप बताइए, पिछले 3 वर्षों से, जब से नोटबंदी का और जीएसटी का और कोरोना का काल जब से 4 वर्षों से चल रहा है, इस दरमियान हर आदमी परेशान है। दिनेश जी आप नौकरी करते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी न किसी चैनल में आप नौकरी करते हैं, आप अच्छी पैसा पाते हैं, तब भी परेशान है। जो शहरों में 10-10, 15-15 हजार बच्चे कमा रहे हैं, वो भी बच्चे परेशान हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी में नहीं रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, इन्होंने देश को लूट करके और 1000 कार्यालय पैरेलल जिस पार्टी के बन रहे हो, एक कार्यालय बनाने में उस पार्टी की हालत खराब थी। पार्टी 35 सालों से बनी है। टोटल हम लोग तो आरोप करते हैं कि इनको जो चंदा दे रहे हैं कार्यालय के नाम पे दे रहे हैं या डर के नाम पे दे रहे हैं। 1000 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार और 5 स्टार होटल की तरह बन रहा। इनसे आपने नहीं पूछा कि इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में पूरी त्राही मची हुई है पैसे की, जनता परेशान है, रोड पे जनता घूम रही है, नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, छोटे छोटे व्यवसाय नहीं मिल रहे हैं, उस दरमियान अगर 1000 कार्यालय एक दिन उद्घाटन होता हो डिजिटली की 1000 कार्यालय, 600 कार्यालय हमारे बन रहे हैं,
कौन व्यापारी पैसा दे रहा है? और अगर वो दे रहा है तो इनसे वो नीतियां अपने लायक बनवाता है, जनता के विरोध की नीति बनाता है। वो व्यापारी अपने लायक नीति बना करके और इस जनता के पीठ पे अपने भार को लादता है, और ये योगी जी और मोदी जी इस जनता को लदवाते हैं। ऐसे में क्या कोई जनता इनको पसंद करेगी? आज उखाड़ फेंकेगी। 7वां चरण है, 7 समंदर पार, जहां इनके दोस्त लोग बसे हुए हैं जाकर के। मोदी जी, योगी जी, कई लोग इनके दोस्त चले गए हैं जो मोटी मोटी रकम लेकर के हजार करोड़ रुपया, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। जब चुनाव आता है तो ये ढूंढने लगते हैं इनकी पार्टी के लोग, और सीबीआई ईडी एक्टिव हो जाती है। लेकिन समय जब रहता है तब एक्टिव नहीं होते हैं। ये है दिनेश जी इनका। आज 7वां चरण होता है, 7 समंदर पार, जहां इनके दोस्त मित्र ऐश कर रहे हैं, नीरव मोदी और वो माल्या, वहां ये लोग जाएंगे। अभी 10 तारीख की विदाई है इनकी। चलिए अंकुर जी, अगर समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें तो क्या कुछ ऐसी वो मुद्दे हैं, ऐसी वो बात है जहां पूर्वांचल में और खास करके इस 7वें फेज में ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी पर लोग भरोसा करें? अंतिम चरण का चुनाव नहीं चल रहा, तो अंतिम चरण का चुनाव है। चुनाव और भाजपा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इसमें निपटने वाले हैं, निपट गए हैं। दूसरी बात जो गंगा जी का बात किया कि गंगा जी की बहुत सफाई हुई है। गंगा जी तो पहले से ही साफ है, और जो गंदगी मनुष्यों ने फैला रखी है तो उनके नाम से लोगों ने खाता साफ किया है, लेकिन गंगा जी को साफ हम पैसों के खाते जरूर साफ। अब आते हैं विकास पे, जो बात कर रहे हैं विकास और किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी रोजगार की बात करके आ रही है, समाजवादी पार्टी विकास की बात करके आ रही है, समाजवादी पार्टी किसानों की बात करने के लिए आ रही है, एमएसपी पे बात करेगी, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी जनता और जो कर्मचारी हित की बात, पेंशन की बात, पुरानी पेंशन बहाली की बात, इन मुद्दों पर बात करेगी। इन लोगों की तरह नहीं। चुनाव से पहले हम बात करें कि सिलेंडर बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, महंगाई बढ़ गई है। इन लोगों के समय में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुआ करती थी तो सारे भाजपाई पर क्वालिटी हुआ करता था कि महंगाई जाए खाए जाए। आज महंगाई मिल रही है, खा नहीं रही है, लेकिन इनके क्वालिटी बदल गए। इनके चेहरे आज ये कहने की तैयारी है कि महंगाई है। आज इनसे पूछिए तो कहते हैं कि पेड़ पालना है तो पूरा देना पड़ेगा। मोदी जी पेड़ 56 इंच का सीना है, तो ये क्या मुद्दा है? भाई गरीब को खाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, इनके पास में रुपये नहीं। आज के उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को आप सिलेंडर दे देते हैं तो उस गरीब आदमी को 250 रुपए, 260 रुपए भरवाने के लिए 3 दिन की मजदूरी अपनी रोकनी पड़ेगी। वो गरीब कैसे भरेगा उस चीज को? ये इनके पास जवाब नहीं है। इनके जितने लोग मानकों पे बैठा करते थे, मुझे याद है आज भी आप सब लोगों ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि सब्जी और गोभी वगैरह लेके, सिलेंडर लेके सड़कों पे छाती पीटा करते थे लोग, और कहते थे इतनी महंगाई आ गई, हमारा गरीब किसान कैसे जिएगा, हमारा गरीब मर जाएगा। लेकिन आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित करते? किसानों का जो मूल्य है उसको दोगुना ये प्रॉफिट देने के लिए कहे थे, लागत का दोगुना। ये क्यों नहीं करते हैं? ये बार बार ऐसा कानून क्यों लाते हैं जिससे अडानी को प्रॉफिट हो, अंबानी को प्रॉफिट हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रॉफिट हो? ये उद्योगपतियों का ऋण क्यों माफ करते हैं? इनका टैक्स क्यों माफ करते हैं? ये धरातल पे आके काम करें, एमएसपी निर्धारित करें कि गरीब किसान का लागत इतना रुपया क्विंटल है, इतना 100 रुपया, हम उसका दोगुना देंगे। किसान को तो वैसे मिलना है, 2 आलू का चिप्स बेचने वाला आदमी 5 से 7 रुपए में बेचता है, 1 किलो आलू जो बेच रहा है बेचारा उसको 18 से 20 रुपए मिलेंगे। ये कहाँ का न्याय है? जब सत्ता में नहीं थे तो गरीब और जनता और गरीब मजबूरों की बात करते थे, मजलूमों की बात करते थे, और जब सत्ता में आए, जब हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे तो हवाओं की बात करने लगे। जमीन की बात कब करेंगे आप? धरातल की बात कब करेंगे? उन व्यक्तियों की बात कब करेंगे जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया दिहाड़ी करने के बाद थका हारा एक झोला लेके आता है अपने घर से, और अपने घर को एक सामान लेके जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के 2 वक्त की रोटी खा के सोएंगे। उनकी बात अब कब करेंगे? जब सत्ता में है। आपको तो ध्यान देना चाहिए था, ना देखे आप। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्लेम लगा रही है।
क्योंकि अपने वादों पे ये पूरी तरीके से कहीं से भी ये सफल नहीं है। तो ये चलिए। प्रेम की राजनीति कर रहे हैं। चलिए इनके विवेक पास जी, कोई आधार नहीं। विवेक जी, क्या सिर्फ जो ऐसे मुख्य मुद्दे रहे, खासकर महंगाई, बेरोजगारी, इसको छोड़कर सिर्फ आपने धार्मिक चीजों को लेकर प्रचार प्रसार किया या धार्मिक एजेंडों को लेकर ही आप आगे बढ़े? हम जब गन्ना की बात किए तो इन्होंने जिन्ना की बात की। हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान को अपना दोष बताते हैं। और आपके जेहन में जिन्ना बस गए हैं। नहीं, थोड़ा सा दिमाग में जिन्ना बस गया। रोका नहीं, आपने कुछ भर के बात की, जिले से थोड़ा चलिए। आवाज नहीं गई तो सही कराइए। चलिए अंकुर जी सुन लीजिए, स्वागत है। सुन लीजिए। जब गंगा हमने अपने शासनकाल में साफ की तो उसी गंगा में अखिलेश यादव जी जाकर के स्नान के कुंभ मेले में पूरी दुनिया ने देखा। जब स्वयं मुख्यमंत्री थे आजम खान के मंत्रित्व में वहां का जब मेला हुआ तब स्वयं अखिलेश यादव उस मेले में नहीं गए। ये गंगा के साफ सफाई होने का परिणाम है तो पूरी दुनिया ने देखा। हम नहीं, हमारे कार्य को सर्टिफिकेट अखिलेश यादव ने खुद दिया जाके गंगा में स्नान करके। अब रही बात विकास की, हमने गरीबों को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया। इससे पूर्ववर्ती सरकारों को उन गरीबों के बारे में सोचने से किसने रोका था? लेकिन विवेक जी सवाल ये है, आपने सिलेंडर दे दिया लेकिन वो सिलेंडर दोबारा भरवाएं कैसे? उसको तो आपने बहुत महंगा कर दिया। नहीं, अब रुक जाएंगे, उसकी बात सुन रहे। देखिए, पहली बात तो उज्ज्वला योजना में जिनको सिलेंडर दिया उनको वो सिलेंडर नहीं जिसका दाम में बताते हैं कि 938 रुपए है। एक दूसरी चीज, उनके बारे में हमने सोचा, ये कहते साहब 20% ही लोग रिफिल कराते हैं। इनको उन गरीबों के बारे में सोचने से किसने रोका था? हद किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, इनको किसानों के बारे में काम करने से किसने रोका था? अभी हमारे बसपा के मित्र बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 1000 कार्यालय बन गए, तो उनको जानकारी के लिए बता दो कि भारत भर में कुल 742 जिले हैं, इसमें प्रदेश के और केंद्र शासित प्रदेश सब शामिल है। उन जिलों को अगस्त के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निधि से बनाए और इनके नेता ने जनता के धन से अपना जन्मदिन मनवाया। जन्मदिन मनवाने में इंजीनियर की हत्या करवा दी, सीएमओ लखनऊ में मारे गए, लखनऊ के सीएमओ मारे गए, ये लखनऊ जेल से निकाल कर सीएमओ मारे गए और इन्हीं की पार्टी से वो सांसद रहे तो उनकी हत्या नाम उस हत्या में आया। अभी कुछ कहूंगा तो कहेंगे साहब उनको आपकी सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? ये सारी चीजें ये लोग किस तरह से अपराधियों के साथ शामिल है अपराध में, और कहते साहब उन्होंने बड़ा अच्छा शासन चलाया। लखनऊ शहर में सीएमओ की हत्या हो रही है, मायावती जी मुख्यमंत्री रही है, कहीं 2 सीएमओ की हत्या हुई, उसके बाद बात करते कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इन्हें कैसे शर्म नहीं आती? मुख्यमंत्री सुनने में शर्म आ रही है। ये तो बहुजन समाज पार्टी के शासन का हाल रहा कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ये डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे, ये जाएंगे तो कहेंगे साहब जिन्ना भी महान देश, फिर कहेंगे साहब दुश्मन नंबर 1 तो चाइना पाकिस्तान नहीं है। 2000 लोगों की शहादत पाकिस्तान से लड़ते हुए हमारे सैनिकों की हुई, नागरिकों की हुई, उस शहादत के लिए पानी फेर देंगे। ये इनका तुष्टीकरण की जो राजनीति का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी आप है, एक कार्यकर्ता इनका जनमानस में जाकर के विरोध करता है, इनके बारे में जनता को अवगत कराता है। 35 मेडिकल कॉलेज हमने खोले, इसमें 17 में प्रवेश प्रारंभ हो गया, वो इनको दिखाई नहीं देता। गन्ना का बकाया भुगतान हमने मायावती जी के समय पे किया, अखिलेश जी के समय पे किया, हमारे समय पे किया, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। 1100 की सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? विवेक जी, हाँ, गरीबों को जो 1100 का सिलेंडर आप बेचने लगे हैं, पहली बात उसमें सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? चैनल पे बैठ के झूठा बोलिए भाई, आप सिलेंडर 10 का दे रहे हो, 1100 ही मान के चलिए।
इसका मतलब कि आपने सिलेंडर भराया ही नहीं घर पे अपने। नहीं, हम लोग तो लकड़ी पे खाना बनाने को मजबूर हो गए। आपने मजबूर कर दिया कि लकड़ी पे आप हमें ये बताइए, आपके दल ने हम लोगों को मजबूर कर दिया कि लकड़ी पे खाना बनाओ, क्योंकि गैस सिलेंडर क्षमता से बाहर हो गया आम जनमानस से। तो आम जनमानस तो गैस तो भरा ही नहीं सकता है, वो तो लकड़ी पे आप बताइए करा रहे हैं 300 का सिलेंडर में चूड़िया लेके आती थी। तो बताइए गैस सिलेंडर आपने कब से नहीं भरवाया है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि 300 का 350 का 400 का सिलेंडर में आपकी नेता आप अपना लेके तो पहनाने के लिए, और आप ये बताइए कि आज आप लोग क्यों नहीं चल रहे हैं योगी जी को और मोदी जी को पहनाने? नहीं, आप बताइए ना, आप लोग तो केवल बता दें विवेक जी कि आप लोगों के पास ये जिन्ना, पाकिस्तान, खालिस्तान, तालिबान ये सब न रहे तो आप लोग चुनाव न लड़ पाओ, क्योंकि जनता को चलिए अंकुर जी कुछ कह रहे हैं। भरवाने कहाँ दे रहे हो? राजीव जी, अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकुर जी, तो हम लोगों को मजबूर कर दिया कि हम लोग सिलेंडर भरवा के खाना तक नहीं खा सकते हैं। आम जनमानस से गैस सिलेंडर बड़ा दूर हो गया है। खत्म हो गया क्या? जो सरकार में व्यक्ति में लूटा तो खत्म हो गया क्या? व्यक्ति डालना चाहते सरकार में आ गए। हमारे बसपा के साथी मुद्दा उठाए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत जगह कार्यालय बन गए हैं, तो बड़ा वाजिब मुद्दा उन्होंने उठाया। भारतीय जनता पार्टी अभी 2014 से लगातार सत्ता में है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हमेशा टारगेट पर रखती है देश में, और प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में रखती है। समाजवादी पार्टी का अभी लगभग तमाम जनपदों में कार्यालय नहीं, हो सकता कुछ प्रमुख जनपदों में हो, और कांग्रेस का भी बहुत जगह मैं हाल देख रहा हूं कि उनका निजी कार्यालय नहीं है, और इनका 5 स्टार होटल टाइप का कार्यालय इन 7 सालों में बन गया। तो मैं कह रहा हूं निजी ही होगा, लेकिन जब ये विपक्ष में थे तब क्यों नहीं बन पाया? इसका जवाब तो नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी का व्हाइट मनी करने का एक प्रयोग था, और भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। दूसरी बात, सबसे अमीर पार्टी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी है। इस चीज को नकार भी नहीं कर। अब मैं भी बोल लूं, उसके बाद आप भी जवाब देंगे। मैं समझ रहा हूं आप भी चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना, मैं ऊपर बात कर लूंगा, आप आए, मैं स्वागत करूंगा आपका। तो सबसे अमीर पार्टी इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसका ग्रोथ देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी का। अंकुर जी, राजीव जी की एक सवाल और ले लीजिए। राजीव जी। अंकुर जी, आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाह रहा था। मैं समय की बात को जोड़ रहा था। अंकुर जी, मैं समय की बात को जोड़ रहा था कि समय देखिए, जिस समय पूरे भारत की जनता एक एक पैसे के लिए बदहाल और बदहवास है, रोड पे है, उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े जगहों को खरीद रही थी, और खरीद करके निजी भारतीय जनता पार्टी के नाम से रजिस्ट्रियां हो रही थी, और उसके बाद कार्यालय बन रहे थे। राजीव जी, अगर इस तरह की जो जुगलबंदी आपकी टीवी डिबेट में दिख रही है, ये अगर राजनीतिक मैदान में दिखती, दोनों एक बार साथ होते तो शायद और बेहतर रहता। दोनों बात नहीं है, ये बात सच और झूठ की है। ये बात सच और झूठ की है, ये साथ की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे अमीर पार्टी है, ये बात सच और झूठ की है। ये अकाउंट शो कर रहे हैं, ये सर्वे में आया है, ये रिपोर्ट में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई हजार करोड़ रुपया बढ़े, 4000 कुछ 100 करोड़ ऐसे करके आया। मुझे क्लियर नहीं पता, इसलिए मैं ब्लेम डायरेक्ट। अंकुर जी, बीजेपी का दरअसल संगठन काम करता है, बहुत जमीनी स्तर पर काम करता है, और वहाँ चंदा उगाया जाता है। समाजवादी का भी काम करता है, समाजवादी का भी काम करता है, कांग्रेस का भी काम करता है, बसपा का भी काम करता है। काम तो सारे, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का संगठन हो, दिलो जान से काम करता है, लेकिन पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में क्यों इकट्ठा होता है, और सत्ता आने के बाद क्यों इकट्ठा होता है? अगर इतने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं
तो सत्ता आने के पहले भी पैसा आना चाहिए, सत्ता आने के बाद भी आना चाहिए। लेकिन सत्ता आने के बाद पैसे अंकुर जी, राजीव जी की भी सुन लीजिए। दिनेश जी, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो या तो जैसे अंकुर जी कह रहे थे कि ब्लैक मनी या इस तरह का पैसा जो उलझुल पैसा इनके खातों में था उसको प्रयोग किया इन्होंने, पहली चीज। और दूसरा इसका पहलू यह हो सकता था कि आपने उद्योगपतियों से अगर पैसा लिया तो नीतियां तो उद्योगपतियों को बनाओगे ना, आम जनमानस की नीतियां नहीं बना पाएंगे। वो कहेगा कि 30 रुपए वाला नीति बनाओ तो 20 रुपए वाला बनाओगे, जिससे जनता के ऊपर भाव पड़ेगा। तो दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर धोखा दिया तो आम जनता को धोखा दिया, ये चीजें कहने का मतलब था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की। अंकुर जी की जो बात ये करते हैं, अंकुर जी, पहले मुझे लगता है कि आपने जो सवाल दागे उनके जवाब ले लीजिए। अपने पास बहुत समय है, आराम से एक एक सवाल करके जवाब लेंगे अपन। चलिए ले लेते हैं। विवेक जी, चंदे को लेकर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई एकदम, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए दिनेश जी, इन लोगों के दल में एक व्यक्ति है, उसी का परिवार पूरी पार्टी को चलाता है। इन लोगों के दलों में इतना भी साहस नहीं है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव से चयन कर सके या दूसरे को बना सके। अगर मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके राष्ट्रीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मायावती जी जब तक जीवित रहेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी, उनके बाद हो सकता है उनका कोई बेटा या रिश्तेदार बन जाए, भतीजा या वो बन जाए। तो कहने का मतलब ये कि इनको ये व्यवस्था समझ में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये हम लोग आज से नहीं, हर 3 साल में हम लोग अपनी स्वयं की सदस्यता का नवीनीकरण कराते हैं, चंदा जमा करते हैं, आजीवन सहयोग निधि जमा करते हैं। और बड़े बड़े नेता बाकायदा 1 लाख 2 लाख की रसीद कटवाते हैं। स्वयं माननीय राजनाथ जी जो लखनऊ से सांसद हैं, वो 3 साल पे 1 लाख रुपए जमा करते हैं। इस तरह से जो धन इकट्ठा होता है, उस धन से हम अपने लिए कार्यालय का निर्माण करते हैं, उस कार्यालय को हम अपना कर्म मंदिर मानते हैं। इन लोगों की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अपने नाम कर ले, घुमा फिरा करके जो उसकी पार्टी के पैसे से बनी। ये भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के 4 चरित्र में अंतर है। नेशनल हेराल्ड के मुकदमे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे है, तो हमारे कार्य संस्कृति की कार्य संस्कृति में यह अंतर है। हम तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित करके अपने लिए कार्यालय का, पार्टी के लिए स्थान का निर्माण करते हैं। इन लोगों की तरह वहां जाकर के अड्डा नहीं बनाते दूध का। ये तो एक हो गया इनके कार्यालय बनाने का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न से बोले, उसका उत्तर भी देता हूँ। अंकुर जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1-1 लाख रुपए चंदा काटता है और सारे लोग मिलकर चंदा देते हैं पार्टी को। तो सारी पार्टियों में होती है, नई बात कौन सी बता रहे हैं? ऐसी कोई नई बात नहीं है, चंद्रमा ग्रह वाली बात नहीं है कि चंद्रमा है। सारी पार्टियां अपने पार्टी, सारे पदाधिकारी अपने पार्टियों को चंदा काटते हैं, जिसकी जो क्षमता होती है। विधायक का अलग रसीद कटता है, कार्यकर्ताओं का अलग रसीद कटता है, समाजवादी बुलेटिन हमारे वहां कटता है। तो ऐसे करके तमाम लिस्ट है कि कौन कितना रुपया दे सकता है, दबाव नहीं, सक्षम जितना होता है वो काटता है। ये कह रहे हैं कि हम चंदा देते हैं, चंदा हमने भी दिया है, हमने भी रसीद कटवाया है। तो हमारे पूरे जनपद उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन सारे जगह कार्यालय नहीं बन पाए। आपके भारत में 5 स्टार होटल की तरह कार्यालय बन गए। क्या चंदा 2014 के पहले, मैं बोल लूं, मैं अपनी बात तो रख लूं, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। अगर आप कहें तो अनुमति हो तो बोलूं, अगर अनुमति हो तो बोलूं। नहीं, हम क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है 2014 के पहले क्या ये पार्टी चंदा नहीं देती थी, या पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान नहीं थे, या पार्टी के कार्यकर्ता गरीब थे? 14 के बाद एकाएक अमीर हुए हैं, और अगर 14 के बाद एकाएक अमीर हुए हैं, ज्यादा चंदा काटने लगे हैं, तो ये भी जांच का विषय है कि एकाएक कहां से अमीर हो गए।
70 साल में जिनके ऊपर आरोप लगाते थे वो कार्यालय नहीं बना पाए। 2014 के बाद इतना मात्रा में चंदा क्यों कटने लगा? सर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप हमारे सीने में जान रहा हूँ, आप आना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अगर आप कहें तो मैं ऊपर बात करूं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, कि भी सिलेंडर का जवाब नहीं है, कार्यालय का जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं। खैर मैं सवाल पे आता हूँ, अगर मैं सवाल पे आता हूँ, समाजवादी पार्टी में जाना मुझे उसको मंजूर नहीं होगा। मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने का मौका। मैं बोलूँ उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं वैचारिक वर्कर हूँ। प्राण त्याग की भाजपा में बिल्कुल सब लोग प्राण त्यागते हैं, कोई बात नहीं। झंडे के नीचे ज्यादा मुझे मंजूर नहीं होगा। अब मैं बोलूँ, 2 बार आपको उत्तर स्पष्ट दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक हो गया, मैं सुन लिया। अब मैं भी बोलूँ, जरा आप भी सुन लीजिए। देखिए सर, मैंने एक बात अभी भाई साहब ने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना प्राण भी त्याग सकते हैं। देखिए भारतीय जनता, बहुत छोटी बात कह रहा हूं लेकिन बहुत गहरी बात कह रहा हूं, और पूरे प्रदेश को यह समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक, निष्ठावान विधायक था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक राम जी में निष्ठा रखता था और राम राज्य लाना चाहता था। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट कटना शुरू हुआ, न भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा नजर आई, न भारतीय जनता पार्टी का प्रेम नजर आया, और न वो त्याग नजर आया, न राम मंदिर नजर आया, और न ही राम राज्य नजर आया। सारे लोग भागते फिरे, कोई भगा सपा में, कोई भगा बसपा में, और जो कहीं नहीं भगा वो भगा कांग्रेस में। तो ये निष्ठा होती है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं। और अगर चाहे तो जांच करा लें कि इनके विधायक लोग कहां गए हैं। खैर इससे ये तो अभी साहब, अगर अनुमति हो तो हमें भी बोल लेने दिया करिए। मैं तो ये तो टिप्पणी बस किया हूँ। जवाब देने के फिर बोल दीजिएगा। अच्छा चलिए, ये अच्छी, ये आप बताएंगे तो मैं जानूंगा ना। इसका जवाब हाँ बता के आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा, क्योंकि डिबेट में बैठे हुए हमारे एंकर हैं, इसकी अनुमति वही देंगे। हमें लगा था इसकी अनुमति वो देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि सारी चीजों के साथ साथ सबको चला रहे हैं। दिनेश जी चलिए, हाँ विवेक जी, अनुमति तो इसका जवाब दे दो इनकी बात। जी बिल्कुल। हाँ ये सही तरीका है, अब आप सही रास्ते पे चलिए अंकुर जी जवाब सुन लीजिए। दिनेश जी, इन्होंने ये कहा कि जिसका टिकट कटा उसने दूसरे दलों के रास्ते ढूंढे और उसकी आस्था काम नहीं आई, तो इनकी बात का लंबे जवाब ये था। देखिए मैं इनको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ कार्यकर्ता के गठन में, कुछ के परवरिश में कहीं कोई कमी रही हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उस तरह से तो मुलायम सिंह जी के समधी जी भाजपा में आ गए हैं, मुलायम सिंह जी की छोटी बहू की भाजपा में आ गई है, तो मैं क्या कहूंगा, इसका आप क्या जवाब देंगे? जो जहां जाना चाहता है वो जाएगा, उसको जहां संतुष्टि मिलेगी वो जाएगा। मैं अपने वैचारिक कार्यकर्ता होने की बात कर रहा हूँ, मैं विचारधारा से बधा हुआ हूँ, मैं वैचारिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने बारे में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे मरना पसंद करूंगा, मैं किसी अन्य दल में नहीं जाऊंगा। ये मेरा उत्तर है। चलिए थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। राजीव जी, 7वें चरण को लेकर हम बात कर रहे हैं, और इसमें खास बात यह है कि जिस तरह से जो तमाम बातें कही जा रही थी, जो जातिगत समीकरण सभी पार्टियों के द्वारा साधे जा रहे थे, बसपा ने भी खूब प्रयास किया। जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज सम्मेलन करते दिखाई दिए, तमाम तरह से ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की गई। क्या इस 7वें फेज में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर ये फैक्टर चल रहा है, और इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, और क्या इसकी वजह रही कि ये फैक्टर निकलकर सामने आया? देखिए दिनेश जी, जब ब्राह्मण समाज ने 2007 में मन बनाया कि अखिलेश सरकार को हटाना है, तो 2007 में ब्राह्मण समाज हटा दिया था। अखिलेश जी को नहीं कहेंगे, मुलायम सिंह जी को हटा दिया, तो समाजवादी पार्टी को हटा दिया। और 2012 में, सुनिएगा आप श्रीवास्तव जी, सुनिएगा, मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था आपको। 2012 में जब मन बना लिया ब्राह्मण समाज की नहीं भारतीय जनता पार्टी को लाना है,
तो ब्राह्मण समाज अग्रणी बन के चला और बारह से कहाँ लाया भाई भाजपा को? आप तो गलत तथ्य दे रहे हैं। लेकिन 2012 की बात कर रहा हूँ, और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहता हूँ, बनाया उनको। 2012 में अखिलेश जी के साथ भागा था। और आज की परिप्रेक्ष्य में जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 80% वोट देने के बाद ब्राह्मणों का 86% वोट दिनेश जी मिला था 2017 में श्रीवास्तव जी की पार्टी को। लेकिन जब ऐसा लगा ब्राह्मणों की कि नहीं, हमारे साथ तो छलवावा हो गया, हमने वोट दिया सबसे ज्यादा, और सत्ता में और नौकरियों में और रोजगारों में और शासन की योजनाओं में सबसे कम भागीदारी हमको मिल रही है, और भागीदारी मांगने जाओ तो गोली भी मिल रही है साथ में। हमारे समाज के कई ऐसे नेताओं को बिना मतलब के उठा करके जेलों में भेजने का काम की सरकार ने। बहुत सारे नेताओं को स्वयं ही दंड दे दिया, न्यायालय तक जाने नहीं दिया। बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोगों को एनकाउंटर करा दिया। भाई अगर कोई दोषी है तो न्यायालय बनी है ना हमारी भारत सरकार की, न्यायालय में जाने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये जो मुख्यमंत्री जी बाबा जी हैं, इन्होंने तो अपना ही एक नया अदालत खोल रखा है। जिसको मर्जी है उसको गोली चलवाते, जिसको मर्जी है जेसीबी चलवाते। लोगों के दिमाग में आया कि वो बाबा जी के स्वजाति जो लोग हैं उनके ऊपर नहीं गोली चल रही है, उनके घरों पे जेसीबी नहीं चल रही है, उनके घरों पे वो बुलडोजर नहीं जा रहा, केवल जो ब्राह्मण समाज है उसके ऊपर ही ये सारी चीजें नाच रही है। और दूसरा मुस्लिम समाज तो इनके लिए कट्टर दुश्मन है, तो उसके यहाँ एक दो लोगों के मुस्लिम समाज में भी अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, आजम खान हो गए, इन्हीं के यहाँ इनके बुलडोजर और जेसीबी या कानून के डंडे जो भी है चले। लेकिन जब ब्राह्मण समाज ये देखा कि 5 साल में हम इतने कुंठित हो गए, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और बाबा जी कर रहे हैं, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी नहीं बाबा जी, तब कहा कि ना 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 ना, फिर से बाबा जी मुख्यमंत्री, तो अब हम लोग बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग चलेंगे दूसरे के साथ। तो उन्होंने मन बना लिया कि बसपा के साथ चलो या समाजवादी पार्टी के साथ चलो या कांग्रेस के साथ चलो, लेकिन बाबा जी को कम से कम वोट मत दो। तो हम कह रहे हैं दिनेश जी कि हम कह रहे हैं 100% ना सही ब्राह्मण, लेकिन अगर 100 में 50 ने मन बना दिया तो 88-86 में से घट गए कि नहीं घट गए? और घटे तो किसने घटे? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके हाथी की सवारी कर लिया, साइकिल की सवारी कर लिया, पहिए की सवारी कर लिया। तो कहीं न कहीं स्थिति अगर बिगड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ी। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि इस देश का प्रभुत्व रखने वाला बिरादरी, समाज के अंदर अपना एक सम्मान रखने वाला ब्राह्मण तो वो व्यक्ति है कि पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, चाहे जितना उसके पिताजी की हत्या की हो, तब ब्राह्मण हमने देखा कि पैर छूने पे हत्यारे को भी माफ कर देता है। इस तरह का कार्य करता है ब्राह्मण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये गुमान हो गया कि ब्राह्मण जाएगा कहाँ, ये तो बधुआ मजदूर है, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ब्राह्मण मन बना लिया कि नहीं नहीं नहीं, चलो हाथी की सवारी करो। अब ब्राह्मण मुड़ गया दूसरे दलों के तरफ। अब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट हो गई कि स्वजाति से तो, और यही कारण है दिनेश जी कि आज कोई लहर नहीं बन पाई। आज भारतीय जनता पार्टी जो पेट्रोल लेके और जो गर्मी और चर्बी निकाल रही थी, इसकी लहर एकदम शून्य हो गई, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में। और आज भी इनकी लहर जो थी वो 2017 वाली भोथड़ हो गई है, और उसको कहते कि एकदम खत्म हो गई है। और आज लहर इनके विरोध में चल रही है, और वो लहर कोई ना कोई परिणाम देगी, बहुत तगड़ा परिणाम देगी। इनके जब रिजल्ट निकले, कल हम बाबा जी को देख रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबा जी के चेहरों से लग रहा था कि श्रीवास्तव जी, बाबा जी बड़े जो है चिंतित और व्यथित हैं कि हमने क्या कर दिया और किन कारणों से हमको इस तरह से लग रहा है कि नुकसान हो रहा है। उनको तो सूचना मिली गई होगी कहीं ना कहीं माध्यम से, डिजिटल जमाना है, तो ये सारी चीजें लग रहा है दिनेश जी पूरी तरह से मिला करके कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय करोगे तो ब्रह्म दोष का शिकारी बन जाएंगे बाबा जी। गोली चलवा देना आसान है, कानून यहाँ आतंकवादियों को पाला जाता है। 10-10 साल आतंकवादी यहाँ तिहाड़ से लेकर के बॉम्बे की जेलों में रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को जिस तरह से उठा करके इनकाउंटर किया, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, अब भुगत रहे हैं। चलिए अंकुर जी, क्या कुछ स्थिति जातिगत समीकरण को देखकर बन रही है, और जिस तरह से क्षत्रिय और बनाम ब्राह्मण का जो एक माना जा रहा है टसन, खास करके आखिरी चरण में, कितना कुछ इससे फायदा सपा को मिल सकता है? देखिए, कहीं भी पूरे प्रदेश में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण नहीं था।
2017 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई और सरकार बनाई, तो कहीं से क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी कई सारे बंधन टूट गए थे। और महाराज भारतीय जनता पार्टी को जब जनता ने वोट दिया था तो तमाम चीजों को सोच के कि चलिए कुछ अलग ये करेगी भारतीय जनता पार्टी, इस चीज पे उन्होंने वोट दिया, इन बातों पे वोट दिया, इन मुद्दों पे वोट दिया। महाराज जी जब सरकार में आए और मुख्यमंत्री बने, इन्होंने किया ब्राह्मण और ठाकुर, स्वजाति पे ज्यादा ध्यान दिए। और जैसा कि आदरणीय बसपा के साथी जी ने कहा कि ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराए, चुन चुन के दुश्मनियां निकाले हैं महाराज जी। एक एक जिले के दुश्मनियां, एक एक जिले से अपने अपने दुश्मन को साफ करने का काम किए, अपने रास्ते के कांटों को हटाने का काम किए, जेल में तमाम लोगों को प्रताड़ित कराने का काम किए। विजय मिश्रा जी अगर विधायक जो अभी उधर क्षेत्र के लड़ रहे हैं, विजय मिश्रा जी अगर बहुत दुहाई न किए होते और वहां के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने साथ न दिया होता तो इनका भी इनकाउंटर हो गया होता। ऐसी स्थिति रही है ब्राह्मणों की। और आपने बताया, बसपा के साथी ने खुल के बताया कि इनकी जेसीबी जाति देख के चल रही थी, इनकी जेसीबी धर्म देख के चल रही थी। ये दो लोगों को टारगेट बना के चले हैं महाराज जी। एक तो इनके टारगेट पे मुस्लिम है पूरे देश में, एक तो इनके टारगेट है ब्राह्मण, तीसरा उनका कोई टारगेट नहीं है। ये दोनों लोगों को, धर्म में मुस्लिम और जाति में ब्राह्मण, महाराज जी को कभी रास नहीं आते। इतिहास उनका रहा यही गोरखपुर का। ब्राह्मणों को देख के हमेशा वो जलन रखते हैं, इनकाउंटर मौका मिला तो करा रहे हैं। मुस्लिमों को देख के जलन रखते हैं, वो इस तरीके का राजनीति करते हैं, वो फूट डालने की राजनीति करते हैं महाराज जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो 5वीं बार के सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों से सर्वे करा लीजिए और पूछ लीजिए, इनकी ये नीति रही है महाराज जी की। अब आते हैं जो इन लोगों ने कहा था, जो मैं एक मुद्दा तब से कहना चाह रहा हूँ, डीजल और पेट्रोल का मुद्दा एक मामला था। इन्होंने कहा था, जब इनसे पूछा जाता था बीच में महंगाई के, तो इन्होंने डीजल और पेट्रोल को तो जीएसटी से जोड़ा नहीं। और जब इनसे कहा जाता था डीजल महंगा क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये विश्व लेवल पे एक स्तर पे जोड़ दिया गया है, ये विश्व का मार्केट जिस लेवल पे रहेगा उस लेवल पे डीजल और पेट्रोल का रेट रहेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे। लेकिन जब पर बैरल जब डीजल महंगा होता है तो ये रेट बढ़ाते हैं, लेकिन जब डीजल सस्ता होता है, मैं जो डीजल पेट्रोल के अध्यक्ष हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं उनका सुन रहा था वक्तव्य, उनका मैं सुन रहा था कल, तो उन्होंने कहा जब घटता है तो सरकार नहीं घटाती है। क्यों नहीं घटाते हैं भाई आप? क्यों आप उसका जो सरकार को लाभ मिलता है उसको कम क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों उसको मुनाफा ज्यादा लेने का काम करते हैं? जनता का खून पीने का काम क्यों करते हैं? मच्छर का काम और डस्ट का काम क्यों कर रहे हैं? गांव में एक डस्ट होता है जो खून पीता है जानवरों मच्छरों का, ये काम क्यों कर रहे हैं? डीजल क्यों नहीं सस्ता करते? और रहा सवाल एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व लेवल की पार्टी है, तो मैं भाई साहब से जानना चाहता हूं, कनाडा, नेपाल और अमेरिका और क्या कहते हैं यूक्रेन, रूस, कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जरा बता दीजिए। क्योंकि मैं अभी तक जानता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हमारे देश में है, क्योंकि विश्व लेवल की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि और कितने देशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? विवेक जी, अब पूरे जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आप पहले सवाल का जवाब दे दीजिए कि जाति धर्म को लेकर जिस तरह से जो माहौल तैयार किया गया और खासकर आखिरी चरण में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, इस पर क्या कुछ परिणाम इसके बीजेपी के पक्ष में जाएंगे या इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखिए वीरेंद्र जी, ये लोग जाति की बात इसलिए करते हैं कि बिना जाति के इनकी जड़ों में सूखा पड़ जाएगा, इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और ये नहीं समझ पाते कि उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह जी के कालखंड से बहुत आगे आ चुका है। अब ये बात प्रदेश में जाति की बात करने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पे चलती है और हम कभी भी नहीं चाहते कि बहुसंख्यक समाज के मतों में बिखराव हो। ये लोग बहुसंख्यक समाज को जाति में बात करके उसके मतों को बिखेर करके अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के रहते संभव नहीं। ना ब्राह्मणों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, ना ठाकुरों की दुश्मन है, ना दलितों की, ना पिछड़ों की। सबको साथ लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
अब रही बात जो इन्होंने कहा कि क्या विश्व लेवल की पार्टी है, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे सर्वाधिक सदस्य संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी की। एक दूसरी चीज, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आना बिना जीएसटी काउंसिल के सहमति के संभव नहीं है। जीएसटी काउंसिल में सारे प्रदेशों की सरकारें शामिल होती है, सबके वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं और तमाम प्रदेश सरकारों की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस पर सहमति नहीं है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आए। इससे उनको एक राशि मिलती जिससे उनके तमाम डेवलपमेंट के कार्य करते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अब रही बात जो हमारे मित्र लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने एनकाउंटर कराए, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 135 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 25,000 से लेकर 75,000 से लेकर 5 लाख तक के इनामी लोग मारे गए, जिसमें सर्वाधिक संख्या 75,000 के इनामियों की रही। और जब इनाम घोषित वाले को तो एसटीएफ ने अभी क्लीन चिट दे दिया। देखता कि बाबा जी के सजाती थे, आपका भी क्लीन चिट दिया। बड़े जल्दी में क्लीन चिट दिया, क्लीन चिट दिया। 2 ही दिन में क्लीन चिट बना दिया एसटीएफ। बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी है, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हैं। इसी में अपराधी की कोई जात थोड़ी होती है। अभी मैं कहूंगा कि आतंकवादियों का मजहब होता तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आतंकवादी एक खास मजहब के लोग होते हैं, तब अभी आप चिल्लाने लगेंगे और अपराधियों की जाति बता रहे हैं। विकास दुबे हिस्सेदारी मांगने गए थे ब्राह्मण सिंहों से, इनको पुलिस के 8 जवानों को ठोक दिया विकास दुबे ने, उसमें ब्राह्मण नहीं थे। विवेक जी, हमारे यहाँ एक सांसद से बदमाशी किए थे, याद है ना? मुख्यमंत्री बुला के अपने घर पे अरेस्ट करवा दी थी। तो हमारे यहाँ जो सांसद अगर बदमाशी करेगा, उसी सांसद अगर बदमाशी करेगा तो वो भी हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ सांसद बदमाशी करता है तो इनाम पाता है, बस इतना ही अंतर है। अंतर इतना ही है कि हमारे यहाँ बदमाशी करता है तो जेल जाता है, और आपके यहाँ बदमाशी करता है तो वो जो है इनाम पाता है। इनाम तो पाई रहा है प्रत्याशी की 25,000 का इनामी को एसटीएफ तुरंत रिलीज करती है। चलिए अंकुर जी, समय कम है, 20 सेकंड में आप भी अपनी टिप्पणी रख दीजिए। रिलीज करती है। चलिए अंकुर जी, आप भी अपनी टिप्पणी रख दीजिए। जी, इन्होंने जैसे वाकई भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो कितनी समझदार हो जाती है, आज मैं देखा। क्योंकि डीजल पे जो जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, मूल्य कम क्यों नहीं होता है? जब बैरल कम होता है, प्रति बैरल रुपया कम होता है, और जब ज्यादा होता है तो क्यों महंगा करते हैं? इस पर बड़ा तर्क बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा भारतीय जनता पार्टी के साथी ने। ये तर्क भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में कहाँ गायब हो जाता है? जब आधार कार्ड बनवाने की बात कर रही थी कांग्रेस तो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे आधार कार्ड बनवा देने से सबकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। जब तमाम मुद्दों को जीएसटी लाने की बात कर रहे थे कांग्रेस या सरकार तो विरोध कर रहे थे। अगर चलिए गुजरात के मुख्यमंत्री जी विरोध न करते तो शादी न होता। और एक मामला, अगर स्वजाति पे नहीं ध्यान देते हैं तो काजल पांडे की हत्या हुई तो 72 घंटे के अंदर अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है। काजल पांडे के साथ रेप होता है इलाहाबाद में और उसका हत्या हो जाता है, और आरोपी अभी घूम रहे थे और कुछ दिन पहले गिरफ्तारी हुई। क्या 2-3 लोग को गिरफ्तार किया नहीं पता। चलिए एक चीज और, चलिए उपेंद्र दत्त शुक्ला को याद कर लीजिएगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर। चलिए, समय की थोड़ी सी सीमा है, अब हमारे पास समय नहीं है, काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अब हम इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने इतना वक्त दिया और तमाम अपने अपने पक्ष रखे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7वां चरण का जो संग्राम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे बाहुबली हैं जिनकी प्रतिष्ठाएं इस पूरे चुनाव में दांव पर हैं। उसके अलावा खासकर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनकी प्रतिष्ठा भी इसमें दांव पर है। अब देखना ये होगा क्या कुछ जनता का नजरिया होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।